नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का 10वां पाठ ठेस। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनका परिचय दिया है। इनका जन्म हुआ था 1921 पूर्णिया बिहार में और मृत्यु हुई थी 1977 में। परिचय दिया है। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियाँ उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छा आदमी, यह सब कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। इस पाठ के में क्या दिया है? प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मतलब प्रस्तुत पाठ से लेखक ने कारागार के जीवन के प्रति और उनके स्वाभिमान के प्रति बड़े ही सुंदर ढंग में इस पाठ में बताया है। अभी देखते हैं पाठ ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देने हो तो और बात है। मतलब यहाँ पर एक सिरचन मतलब जो भी चटाई बुनने का या पर्दे बुनने का काम करते हैं उसे कहते सिरचन। तो सिरचन को सब लोग बेगार मतलब ऐसे ही मुफ्त में काम करने वाला ही सिर्फ मानते थे। और अगर खेत में काम हुआ तो उसे कोई भी नहीं बुलाने जाता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि खेत में दूसरे मजदूर जो होते हैं वो बहुत पहले ही सुबह ही जा चुके होते हैं और ये धीरे धीरे एक एक पाँव नाप कर और बहुत देर से आता है, इसलिए सिरचन को कोई भी नहीं बुलाता था। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में यह कारागिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भूख क्या क्या लगेगा। मतलब सबको ऐसा लगता है कि सिरचन को एक मुफ्तखोर मतलब मुफ्त में काम कैसे उस पर निकाला जाए, या कामचोर मतलब काम नहीं करने वाला, और चटोर मतलब जिसे चटपटी या आदि खाने का शौक है उसे कहा जाता है चटोर। तो सिरचन को सब लोग ऐसे ही मानते थे। और एक समय ऐसा था कि जब सभी सिरचन के झोपड़ी के पास, मड़ैया मतलब झोपड़ी, तो सिरचन के झोपड़ी के पास ही सभी लोग मतलब बैठते रहते थे। अभी लेकिन समय बदल गया, अभी सिरचन को कोई भी पूछता नहीं है। ऐसे ही अभी क्या हुआ है, कभी कभी लोग अभी कहते हैं कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से कि एक जोड़ा चिक मतलब खिड़की में या दरवाजे में लटकने वाले जो पर्दे होते हैं उसे कहते हैं चिक, वो बनाकर भेज दो। अभी लेखक उनके घर का एक प्रसंग बताते हैं। तो वो कहते कि जब भी लेखक की माँ लेखक को कहती कि जाओ सिरचन को बुला कर ले जाओ, तो पहले ही लेखक क्या पूछते थे, उसे भूख क्या क्या लगेगा, मतलब उसे खाने को या कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती
जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? मतलब लेखक की माँ कहती है कि हमारे काम में सिरचन कभी भी टांग नहीं अड़ाता है, ऐसी वैसी बातें नहीं करता है। लेकिन लेखक को कुछ दिन पहले का एक प्रसंग अभी भी याद था, जो कि गांव के उनके पड़ोस का जो गांव था, पंचानन चौधरी के एक छोटे लड़के को सिरचन ने एक बार क्या कर दिया था, बेपानी मतलब अपमानित कर दिया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननन रूठी हुई मोती की शीतल पार्टी के लिए। अभी सिरचन मतलब उनके घर पर आता है, लेखक के घर पर आता है। तो लेखक की माँ उसको हंसकर कहती है कि आज ही मैं नैनू मतलब दही को मथा है उन्होंने, और घी बनाने की प्रक्रिया जो है अभी बनाने की प्रक्रिया है जो उनकी माँ की, लेखक की माँ की शुरू थी। तो वो क्या कहती है कि घी की खकोरन मतलब घी बनने के बाद जो भी पतीले में जो भी बचा हुआ रहता है उसे कहते हैं खकोरन। तो क्या कहता है उनकी माँ क्या कहती है कि अभी खकोरन के साथ तुम्हें चूड़ा मतलब चूड़ा, तुम्हें चूड़ा बहुत पसंद है ना, तो बनाया है, ये ले लो। और आगे कहती है उनकी माँ कि मेरी बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है बड़ी बेटी ने कि उसकी ननन रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती मतलब एक प्रकार की घास होती है और शीतल पार्टी मतलब चटाई, मतलब उस मोती की उसको बनी हुई चटाई चाहिए थी। सिरचन अपनी पनी आई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो अभी क्या कहता है, हाँ मैंने घी की सुगंध सूंघकर ही मैं आपके घर आया हूँ, और न वरना मैं कहाँ कैसे आ जाता, क्योंकि अभी तो शादी और ब्याह का मौसम चल रहा है, तो मुझे मतलब ऐसे इधर उधर घूमने फिरने की छुट्टी नहीं है। सिरचन जाति का कारागिर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता मैं जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुहजर है, कामचोर नहीं। मतलब अभी लेखक सिरचन के बारे में बताए तो सिरचन एक कारागिर है जो कि एक प्रकार की जो घास होती है जिसे चटाई बांधे जाते हैं या दरवाजे के पर्दे या खिड़कियों के पर्दे जो बनते हैं, तो उस प्रकार का वो कारागिर है। तो अभी लेखक उसके बारे में बताते हैं कि जब भी वो काम पर बैठता था तो वो काम में इतना मग्न हो जाता था, अगर उसे कोई बात भी करने लग जाए तो सांप की तरफ फुटकारता और कहता कि फिर दूसरे से करवा लीजिए काम। फिर बाद में कहते हो कि सिरचन सिर्फ बोलने में ही है और काम कुछ करता नहीं है। बिना मजदूरी के पेट पर भात पर काम करने वाला कारागिर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त करता। अभी लेखक आगे कहते कि बिना मजदूरी मतलब कोई भी पैसे नहीं लेता था, सिर्फ पेट भर खाना मतलब पेट भर भात पर ही वो काम करता था। अगर दूध में तो मिठाई मतलब अगर कोई मीठा मिले या ना मिले, लेकिन उसको बात में कोई भी पकड़ नहीं सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म।
काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा और कहेगा आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा और किसी दिन माने कभी नहीं। अभी लेखक आगे कहते हैं कि सिरचन को लोग अभी चटोर भी समझते हैं। चटोर मतलब खाने का अधिक शौकीन, तो उसे तले हुए जो पदार्थ है, दही या मलाई वाले जो दूध होते वो सब उसको पसंद था, और जो भी उसके ये चीज़ें जिसके पास है उनके घर वो दुम हिलाते हुए मतलब जल्दी से वो काम के लिए हाजिर हो जाएगा। अगर खाने में चिकनाई कमी हुई तो मतलब मानो काम भी आधा ही छोड़कर वो घर चला जाता है और कहता है कि अभी मेरा आधा कपाली मतलब मेरा आधा सिर दुख रहा है, तो माथा ठनक रहा है, तो मैं किसी दिन आकर ये काम पूरा कर दूंगा, लेकिन किसी दिन का मतलब है कि कभी नहीं आएगा। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी लेखक आगे सिरचन के बारे में लिखता है कि सिरचन क्या क्या बनाता था। अलग अलग प्रकार की चटैया, तो बांस की तीलियों के से पर्दे बनाता था, बड़े बड़े रस्सी के जाले बनाता था। हलवाई के लिए मतलब जो भी हल चलाने का काम करते मजदूर या कारागिर, उन्हें छतरी और टोपी भी बनाता था। और आगे लेकर कहते हैं कि सिरचन को लेकिन अभी गांव में कोई नहीं पूछता। अभी वो सिरचन को सिर्फ बेकाम का ही समझते हैं। बेकाम का मतलब जिन्हें कोई मजदूरी मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम उसे खाना दे दो और अपने मुफ्त में काम करवा लीजिए, और बाद में काम हो जाने के बाद एक आध दो पुराने जो भी कपड़े हैं फटे हुए हैं तो ऐसे देकर विदा करो। उसे क्या कहा जाता है? बेकाम का काम। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारागिर है। मतलब ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसा सबको लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिरचन जैसे काम में कारागिर है वैसे बात करने में भी कारागिर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिरमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो यही लेखक एक प्रसंग भी बताते हैं कि महाजन के टोले के एक भज्जू महाजन की जो बेटी थी, तो सिरचन की बात सुनकर वो तिलमिला उठी थी, मतलब उसे गुस्सा आया था। वो क्या कहते, सिरचन ने उसे क्या कहा था? बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलवाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मतलब उसे भी ऐसे सिरचन ने क्या कहा था? हाँ, बड़े लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करवा लो और इतना सा खाना दे दो, यही तुम्हारे जैसे बड़े लोग ही कर सकते हैं और तुम्हारी माँ ही कर सकती है, ऐसा सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार अभी लेखक उनके घर का प्रसंग बताते। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानव के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानव के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानो तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो लेखक उनकी बहन का प्रसंग बताते हैं कि मानो उनकी बहन है जो पहली बार मतलब मायके आई थी ससुराल जाकर, और अभी पहली बार वो ससुराल जाने वाली थी। तो उनके दूल्हे ने पहले से ही कहा था कि उसके साथ अगर कोई मीठा न दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन 2 शीतल पाटी मतलब अच्छी, वो भी 3 जोड़ी फैशनेबल पर्दे और 2 शीतल पाटियाँ मतलब 2 चटाई के जोड़े मानू के साथ आने चाहिए। तो इसलिए लेखक की माँ ने
सिरचन को काम को तैनात करवा दिया था और सिरचन को कहती है कि मैं तुम्हें असली मोहर छाप वाली धोती दे दूंगी, लेकिन मन लगाकर अच्छा सा काम करना। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिनकता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फॅशन की चीज़ बन रही है। बांस की तिलिया मतलब बांबू, मराठीमध्ये तुम्ही म्हणतात ना बांबूचा वृक्ष, वैसे ही कहा जाता है। बांस का मतलब है बांबू, तो उस बांस की तिलिया और कमानियों का चिनकता हुआ सिरचन अपने काम में क्या लग जाता है। और 1.5 हाथ का अंतर मतलब बिनाई देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि इस बार कोई तो भी नए फैशन की चीज़ बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। लेकिन लेखक की जो मंजली भाभी थी उनसे मतलब ऐसे ही बीच बीच में बात करने का या ताने मारने का शौक था। तो मंजली भाभी सिरचन से क्या कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता ना तुम मोहर छाप वाली धोती लेने से तुम इतना अच्छा काम करते हो तो मैं पहले से ही भैया को फ़ोन मतलब उनको खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। बहुरिया मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है। तो अभी मतलब सिरचन इतना होशियार था कि वो इतने काम में व्यस्त होने के बाद भी वो मंजली भाभी की ये बात सुनता है और क्या कहता है कि मोहर छाप वाली धोता और रेशम का कुर्ता भी दिया ना तो मैं इतना अच्छा काम मतलब ऐसी चीज़ नहीं बनती है बहुरिया। लेकिन मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा जो है वो बड़ा अफसर आदमी है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मंजली भाभी का भी मुँह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी के विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। मतलब अभी मंजली भाभी को भी गुस्सा आ जाता है, वो नाराज़ हो जाती है। फिर लेखक की चाची कुछ तो भी कहती है कि मोहर छाप वाली धोती नहीं बेटिया, मुंगिया लड्डू दे दो, फिर वो काम करेगा। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 तारों के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। अभी दूसरे दिन का प्रसंग लेखक बताते हैं कि सिरचन आता है, काम में जुट जाता है और 7 रंगों की चटाई भी वो बुनने में लग जाता है। लेकिन अभी लेखक देखते हैं कि उनके पास सूप में मतलब एक पात्र में सिरचन के पास चूड़ा और गुड़ पड़ा था। तभी लेखक को समझ में आया कि सिरचन को शायद गुस्सा आ गया। तो लेखक उनके माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज सिरचन को नाश्ता किसने दिया? कलेवा का मतलब है नाश्ता। तो नाश्ता किसने दिया? क्योंकि सिर्फ आज चूड़ा और गुड़ ही दिया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो अभी माँ रसोई घर में कुछ तो खाना बनाने में व्यस्त थी। तो अभी मंजली भाभी को कहती है कि सिरचन को तुमने बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं कहा था काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में किनारे पर पड़ा रहा अछूता। मतलब वो क्या कहता है अभी सिरचन, क्योंकि सिरचन को गुस्सा आया था तो वो क्या कहता है कि बूंदिया मैं नहीं कहा था काकी। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। अभी मंजली भाभी को भी गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि एक सिरचन मामूली बेगार और काम करने वाला आदमी और उसे बूंदिया देने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मंजली भाभी को भी गुस्सा आता है और फिर भी वो क्या करती है, इसी गुस्से में भी एक मुठिया बूंदिया सूप में फेंक कर चली जाती है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?
बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अभी क्या हुआ, अभी सिरचन ने भी एक ताना मार दिया और वो क्या कहता है, अरे मंजली बहुरानी, अगर तुम्हारे मायके से, तुम्हारे पीहर से, मतलब तुम्हारे मायके से अगर आई होती मिठाई तो तुम ऐसे ही हाथ खोल कर बांटती हो। तो अभी उसे गुस्सा आ जाता है मंजली भाभी को और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। चाची, अभी चाची भी मतलब वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम चाची करती थी। और फिर चाची क्या करती है, चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो। अभी चाची माँ के पास जाकर क्या कहती है, किसी के मायके की या ससुराल की बातें निकलकर ससुराल से मतलब सिरचन को क्या लेने देना है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अभी मंजली भाभी लेखक के माँ की बहुत लाडली बहू थी, इसलिए माँ भी क्या करती है, झटक से बाहर आ जाती है और सिरचन से क्या कहती है कि सिरचन सिर्फ तुम अपना काम से काम करते रहो, बहुओं से बात करने की या उनसे ताने मारने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लो। अभी सिरचन का मुँह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में वो फंदे डालने लगा, मानो पान सजा कर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी के बात पर कान मत दो। अभी मानू मतलब लेखक की जो बहन थी वो सबके लिए पान बना रही थी, तो क्या करती है, चुपके से एक पान सिरचन के लिए बनाती है और उसे लाकर उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि सिरचन दादा ये ले, मतलब काम काज का घर है, 5 तरह के लोग हैं तो 5 किस्म की बातें करेंगे, तो तुम इस पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अभी क्या हो जाता है, सिरचन मतलब मानू की बात सुनकर वो पान का बीड़ा उनके मुंह में डालता है, लेकिन तभी क्या हो जाता है, चाची उनके कमरे से निकलती है और सिरचन को पान खाता देखकर वो मतलब अवाक हो जाती है। उन्हें भी आश्चर्य लगता है और उन्हें घूरते हुए सिरचन को वो चाची देखती है। तो फिर सिरचन को ये बात समझ में आती है। तो अभी सिरचन क्या बोलता है, छोटी चाची, ज़रा अपने डिबिया का जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गया अभी खाया नहीं। तो चाची भी कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौआ जर्दा खाते हो, चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अभी क्या हुआ, चाची को सिर्फ मौका ही चाहिए था। अभी चाची भी क्या बोलती, चाची भी इस बात का पूरा मतलब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है और झनकती हुई सिरचन से कहती है कि तुम्हारी ये जो बड़ी हुई जीभ है ना, मतलब जो खाने के लिए या बात करने के लिए जो बड़ी हुई है ना, तो इसमें आग लगे। और घर में कोई पान खाता है क्या, या गम कौआ जर्दा खाते हो क्या, चटोर कही के मतलब खाने के लालचे कही के, ऐसा क्या कहती है, सिरचन को कहती है। अभी लेखक को लगा कि अभी हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया, अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अभी सिरचन को भी गुस्सा आता है, वो उसकी उंगली जो फंदे में पड़ गए थे वो वैसे रह जाती है।
वो चुपचाप वैसे ही बैठता रहता है और पान को सिर्फ खाता नहीं है, सिर्फ मुंह में घुलाता रहता है। और फिर अचानक उठता है, वो थूक आता है और सभी उसके जो हथियार थे, छुरिया, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखता है और आंगन से बाहर गुस्से में चला जाता है। मानो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। जो भी अधूरा पर्दा बुना हुआ था उसे सिर्फ मानो देखती है। मानो सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी जी, छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अभी मानो माँ क्या बोलती है, जाने दो बेटी, मतलब अभी सिरचन तो चला गया, काम तो अधूरा ही रह गया, जाने दो, मैं तुम्हें कहीं से मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब यह काम मैं नहीं करूँगा। गांव भर में मैं तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, आप क्या? मैं चुपचाप वापस लौट गया। समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी, वह नहीं आ सकता। अभी लेखक को लगा कि अगर मतलब उनके बहन को ले जाना है तो वो क्या करता है, सिरचन को मनाने जाते हैं। तो देखते हैं तो एक फटी हुई शीतल पाटी पर मतलब चटाई पर सिरचन कुछ सोच में डूबा हुआ था। और वो देखते ही बोलते हैं कि बबुआ जी मतलब बाबूजी, अभी मैं कान पकड़ता हूँ कि मुझे अभी मोहर छाप वाली धोती भी लेकर मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो भी मेरी मतलब उनकी जो पत्नी थी वो खुद भी मरी, उनके साथ बेटे को भी ले गई। तो अभी मोहर छाप वाली धोती लेकर मुझे क्या करने का है? अगर मेरी घरवाली जिंदा रहती तो क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होती? मतलब उनके घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं होता, इसलिए वो खाने का लालची था, उसे कोई मतलब ज़रूरत थी क्या? नहीं। तो क्या कहता है कि ये शीतल पाटी मेरे पत्नी की बुनी हुई है और इस शीतल पाटी को मतलब इस चटाई को छूकर मैं अभी कहता हूँ कि आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। और सिर्फ वो आगे लेखक को क्या कहते कि मैं सिर्फ मतलब आपके लिए ही काम करता था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ आपके हवेली पे मेरी कदर होती थी, लेकिन आपके भी घर में अभी मुझे अपमानित कर दिया तो मैं नहीं काम करूँगा। अभी लेखक चुपचाप घर पर वापस लौट आते हैं तो उनको समझ में आता है कि एक कलाकार के दिल में क्या हो गई, ठेस लग गई। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छिटका झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो? अभी क्या कहती है, बड़ी भाभी को मतलब पता होता है कि मानो को ले जाना है साथ में, तो वो जो भी अधूरा काम था उसे पूरा करने में जुट जाती है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें मैं भी। अभी मानो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि बड़ी भाभी अधूरा काम पूरा करती है, लेकिन लेखक मन में सोचते रहते कि चाची और जो मंजली भाभी है कहीं इनको इस काम को अभी उनकी भी नज़र ना लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अभी लेखक कहते कि अभी मेरी बहन ससुराल जा रही थी तो लेखक ही उनके साथ में जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर और चटोर। अभी क्या हो जाता है, स्टेशन पर वो चले जाते हैं और जो भी अधूरी सी चटाई पर्दा बुना हुआ था तो वो उनकी बहन साथ में लेती है। और अभी मतलब लेखक को गुस्सा आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सच में चाची सच ही कहती है कि सिरचन क्या है, कामचोर और चटोर है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अभी लेखक आगे कहते कि गाड़ी भी आई, हम गाड़ी में बैठ गए और दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि क्या हुआ, सिरचन पर लेखक की नज़र पड़ी और वो कहता है लेखक को कि बबुआ जी, और दार को मतलब दरवाजे के पास आकर लेखक को पुकारता है। अभी लेखक कहते क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया हूँ
दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। अभी सिरचन क्या कहता है कि उसके पीठ पर जो भी बोझ लदा हुआ था वो उतारता है और कहता है कि मैं बहुत दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। वो तो लेखक दरवाज़ा खोलते हैं। सिरचन दादा मानो इतना ही बोल सकी तो मानो खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। अभी सिरचन उसके पीठ पर जो भी बोझ था वो सब देता है और मानू से कहता है कि सब चीज़ें दीदी मैंने बनाई है। शीतल पाटी मतलब चटाई बनाई है, पर्दे बनाया है और एक जोड़ी आसनी कुश की भी बनाई है। गाड़ी अभी चल पड़ती है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। अभी मानू क्या करती है, उसको धोती लेने के लिए उसके मतलब पैसे निकालकर उसे देने लगती है, लेकिन सिरचन हाथ जोड़े हुए खड़े रहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अभी मानो मतलब उनकी बहन रोने लगती है कि सिरचन कितना अच्छा है। अभी लेखक क्या करते हैं, उसने जो भी बंडल बांध कर दिया था तो वो एक एक चीज़ निकाल कर देखते हैं। तो ऐसी कारागिरी, जो उसकी कारागिरी है, जो उसके काम करने का तरीका है, जो रंगीन सुतलियों की जो फंदों का ऐसा काम लेखक ने सिर्फ पहली बार ही देखा था। धन्यवाद।